Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 13th chapter of 12th history, Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और आज हम पढ़ने वाले हैं नोइंग गांधी जी। नोइंग गांधी जी मीन्स गांधी जी के बारे में जानना, गांधी जी का पॉलिटिकल कैरियर क्या था, उनके नेशनलिस्ट मूवमेंट की हिस्ट्री क्या थी। इन सब को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज है, बहुत सारे सोर्सेज से हमें ये सब पता चलता है और इन्हीं सोर्सेज के हेल्प से हिस्टोरियंस ने उनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है और इन्हीं सोर्सेज को हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास सोर्स है वो है पब्लिक वॉइस एंड द प्राइवेट स्क्रिप्ट्स। पब्लिक वॉइस यानी कि लोगों की आवाज़, लोग गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे, क्या कहते थे, वो सारी चीज़ें, और उनके प्राइवेट स्क्रिप्ट्स जो थे यानी कि उनके जो प्राइवेट लेटर्स थे जो उन्होंने लोगों को लिखे या लोगों के द्वारा उनको लिखे गए थे, उन सब से भी हमें गांधी जी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है क्योंकि उस टाइम पीरियड पर गांधी जी और उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे, कंटेम्प्रेरीज मीन्स सेम टाइम पीरियड, उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे, जो दूसरे लीडर्स थे, उनकी जो राइटिंग्स और स्पीचेस हैं, उन सब से हमें गांधी जी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इन राइटिंग्स और स्पीचेस में हम वो दोनों को ही, उनके जो एसोसिएट्स थे यानी कि उनके जो सहयोगी थे या फिर उनके जो पॉलिटिकल विरोधी थे, इन दोनों की ही राइटिंग और स्पीचेस को इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम इन लेटर्स को, इन राइटिंग्स को पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि कौन से लेटर्स पब्लिक के लिए लिखे गए हैं और कौन से लेटर्स पब्लिक के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्पीचेस, स्पीचेस हमेशा हम कहाँ देते हैं, पब्लिकली देते हैं, तो ये पब्लिक के लिए होती है जहाँ पर सभी लोग एक लीडर को सुन रहे होते हैं और लीडर को उन्हीं के अकॉर्डिंग बात करनी होती है जैसा वहाँ की पब्लिक सोच रही है। मीन्स वहाँ पर थॉट प्रोसेस क्या होता है एक लीडर का कि भाई हाँ, हम, मेरी पब्लिक, मेरे लोग जो जो मुझे सुन रहे हैं, मेरी जो ऑडियंस है वो क्या मुझसे सुनना चाहती है। तो यहाँ पर हमें मोस्टली ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता चलता है किसी की पर्सनैलिटी के बारे में, किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में, क्योंकि स्पीचेस में मोस्टली क्या बोला जाता है, लोगों के थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग बोला जाता है। ठीक है। दूसरी तरफ है प्राइवेट लेटर्स। प्राइवेट लेटर्स क्या होते हैं, वो खुद के होते हैं, वो हमें खुद के बारे में बताते हैं। अगर मैं कोई प्राइवेट लेटर लिख रही हूँ, इट मीन्स मैं अपने थॉट्स वहाँ पर लिख रही हूँ। प्राइवेट लेटर्स के अंदर लोग जो है अपने एंगर्स को, पेन को, एंग्जाइटी को, फ्रस्ट्रेशन को, होप्स को, सभी सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं। ओके। लेकिन पर जब भी पब्लिक स्टेटमेंट होती है यानी कि स्पीच टाइप कुछ भी होता है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं की जा सकती हैं। लेकिन जब हम इन पब्लिक लेटर्स को गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब गांधी जी के बारे में जानने के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें एक बात को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि कई बार ये जो इंडिविजुअल लेटर्स होते हैं, यहाँ पर भी लोग जो है पर्सनल मैटर्स को बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं कहते हैं क्योंकि कई बार उन्हें लगता है कि कहीं ये लेटर्स पब्लिक ना हो जाएं, क्योंकि ऐसा गांधी जी भी तो करते थे। गांधी जी को जो भी पीजेंट्स और वर्कर्स के लेटर्स मिलते थे वो अपनी एक जर्नल हरिजन में उनको पब्लिश कर देते थे। मीन्स जो लेटर्स उन्हें मिलते थे उनके वो आंसर्स लिखते थे और आंसर्स के साथ ही उन्हें वो पब्लिक जर्नल के अंदर पब्लिश कर देते थे। सो कहीं ना कहीं गांधी जी भी अपने लेटर्स को जब लिख रहे थे तो उन्हें यही लगता होगा कि भाई हाँ, कहीं मेरे भी लेटर्स बाद में प्राइवेट से पब्लिक ना हो जाए, इसीलिए वो अपनी इसलिए वो अपनी सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। ओके। जैसे कि हुआ भी गांधी जी के बाद नेहरू जी ने उनके लेटर्स को कलेक्ट किया और उनके लेटर्स और उनके नेशनलिस्ट मूवमेंट की जो भी हिस्ट्री थी उन सबको कलेक्ट किया और उन्हें जो है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स में पब्लिश भी किया। एक बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के ये कुछ लेटर्स हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला जो लेटर है उसमें एक इवेंट के बारे में बताया हुआ है। ये इवेंट कब हुआ था, इसमें बताया गया है कि 1920s में जवाहरलाल नेहरू जी है यूरोप चले गए थे और 1928 में वो वहाँ से वापस आए थे और वो बहुत ज़्यादा डीपली इम्प्रेस्ड हुए थे विद सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन से ज़्यादा डीपली इम्प्रेस्ड होने के बाद उनका जो थॉट प्रोसेस था वो कैसा हो गया था, सोशलिस्ट हो गया था, जैसा कि जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, NG रंगा और दूसरे लोगों का था। और इन्हीं थॉट्स को वो अपनी जो पार्टी थी उनकी कांग्रेस पार्टी, वहां पर भी लागू करना चाहते थे। अब 1936 में नेहरू जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने अपनी जो स्पीच दी उसमें उन्होंने डिमांड रखी कि हमें वर्कर्स और पीजेंट्स को अपहेल्ड करना चाहिए, क्योंकि सोशलिस्ट लोगों का यही तरीका था ना कि भाई समाज में सभी इक्वल हों। लेकिन कुछ जो कंजर्वेटिव्स थे जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जो है उनके इन आइडियाज़ का विरोध किया। उन्होंने वर्किंग कमेटी को रिज़ाइन करने के लिए थ्रेटन भी किया कि भाई हाँ, हम वर्किंग कमेटी से अब रिज़ाइन कर देंगे, ऐसा उन्होंने थ्रेटन भी किया। और इसी चीज़ को लेकर दोनों ही राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी गांधी जी से मिले। गांधी जी के आश्रम वृद्धा में उनका जो आश्रम था वहाँ पर वो मिले। अब गांधी जी ने यहाँ पर एक मेडिएटर का वर्क किया। हमेशा ऐसे ही होता था, मीन्स जब भी उनकी पार्टी में किसी
लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता था तो गांधी जी एक मेडिएटर का वर्क करते थे। सो यहाँ पर भी गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी के बीच में एक मेडिएटर का वर्क किया और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को ये समझाने की कोशिश की कि वो नेहरू की लीडरशिप की सिग्निफिकेंस को, उनकी इंपॉर्टेंस को समझे, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके आइडियाज को समझे। ओके, सो ये जो लेटर था वो 1958 में नेहरू जी के द्वारा अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स में पब्लिश करवाया गया था। और भी बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं। नेक्स्ट लेटर है, ये लेटर जो है राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू जी को लिखा था। इसमें वो कह रहे हैं कि आपको हमारे लेटर से बहुत बुरा लगा, आपको हमारे थॉट्स बहुत बुरे लगे, अगर आपको ऐसा लगा है तो मैं अपना लेटर वापस ले लेता हूँ। कौन सा लेटर? वो जो रिजाइन करने वाला जो लेटर उन्होंने दिया था, वो कहते हैं कि हम अपना लेटर वापस ले लेते हैं, लेकिन हमारा मोटो ये नहीं था कि भाई हाँ हम आपको आपकी फीलिंग्स को हर्ट करना चाहते हैं, हम आपको हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी अगर हमारे एक्शंस के थ्रू आपको कुछ भी हर्ट हुआ है तो मैं अपना लेटर वापस ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन आगे वो राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि भाई फिर भी आपको सोचना चाहिए, आपके जो थॉट्स हैं, आप क्या कर रहे हैं, इन सब के बारे में आपको फिर से सोचना चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, आपको इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए। मीन्स राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर सीधा सीधा क्या कहना चाह रहे थे कि भाई जिन आइडियाज़ को वो लेकर आए हैं या जिन आइडियाज़ को वो यहाँ पर लागू कर देना चाहते हैं वो आइडियाज़ सही नहीं है। फिर इसी लेटर के लिए नेहरू जी बापू जी को एक लेटर लिखते हैं कि डियर बापू, माय डियर बापू, मुझे जब से मैं वृद्धा के आश्रम से वापस लौटा हूँ मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यूरोप में था तो मैंने एक जो सोवियत यूनियन के आइडियाज़ से मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ और उन्हीं आइडियाज़ को मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैंने इसके बारे में बात की तो जो वर्किंग कमेटी के लोग हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, वो मेरे आइडियाज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल देना चाहते हैं। मीन्स ऐसी ऐसी बातें जो है नेहरू जी ने बापू को लेटर में लिखी थी। इन लेटर्स को आप ना एक बार थोरोली रीड आउट कर लेना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी थोरोली इनको रीड आउट कर लेना। अब जब नेहरू जी ने गांधी जी को ये लेटर लिखा तो गांधी जी ने उनके जवाब में क्या लिखा? उनके जवाब में गांधी जी ने यही लिखा कि भाई हाँ, आप का जो लेटर था वो मुझे मिला, वो बहुत ज़्यादा टचिंग था, आपने बहुत पार्टी के बारे में, जो उनका इंजर्ड पार्टी हुई है उसके बारे में लिखा है, आपके कलीग्स के बारे में लिखा है। मैं आपके कलीग्स की, जो आपके कलीग्स हैं वो आपको तोड़ देना चाहते हैं, मीन्स वो आपकी वीकनेस को समझ गए हैं और वो चाहते हैं कि आप करेज, आपके अंदर जो करेज का लैक हो गया है वो उसका फ़ायदा उठाएं और वो आपको कुछ ना कुछ कहेंगे और आप उसका बुरा मानेंगे, आप डर जाएंगे या वीक पड़ जाएंगे। लेकिन आपको डरना नहीं है, ना ही वीक पड़ना है, आपके जो आइडियाज़ हैं उनके साथ आगे आपको कंटिन्यू रखना है। मैंने आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसे भी आपको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो इस तरह से गांधी जी नेहरू जी को कंसोल करते हुए ये लेटर लिखते हैं। आप इनको अच्छे से एक बार डीपली लेटर को रीड आउट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेमिंग अ पिक्चर। फ्रेमिंग अ पिक्चर, हम अपनी पिक्चर किस में, कोई भी राइटर जो है वो अपनी पिक्चर किस में शो करता है? जब भी कोई ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो उस टाइम पर अपनी पिक्चर को फ्रेम करता है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी एक ह्यूमन डिटेल्स होती है, एक रिच ह्यूमन डिटेल्स होती है जिसमें ह्यूमन अपने पास्ट के बारे में लिखता है। बट जब यहाँ पर हम ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ रहे हैं तो इस टाइम पर भी हमें केयरफुल होना चाहिए। जब भी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं या फिर किसी की ऑटोबायोग्राफी को पढ़कर हम उसके बारे में आइडियाज़ लगा लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर केयरफुल होना चाहिए। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऑटोबायोग्राफी में जब भी ये राइटर होता है तो वो उसकी मेमोरी के हिसाब से होती है, यानी कि जो चीज़ें उसको याद रही वो उसने अपनी बुक में लिख डाली हैं, लेकिन जो चीज़ें वो भूल गया है या फिर जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो ऑथर हमें नहीं बताना चाहता है, जो वो नहीं चाहता कि लोगों को पता चले, तो उन चीज़ों को भी हमें समझना चाहिए। हालांकि ऑटोबायोग्राफी किसी एक पर्सन के बारे में हमें बताती है, ऑटोबायोग्राफी अपनी एक योर सेल्फ, पिक्चर ऑफ योर सेल्फ, मतलब अपनी खुद की एक पिक्चर फ्रेम करने के जैसी ही होती है। लेकिन जब भी हम इन अकाउंट्स को पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें राइटर ने यहाँ पर नहीं बताई हैं और उनकी साइलेंस के पीछे रीज़न क्या है। साइलेंस इन द सेंस कि कौन सी चीज़ें वो नहीं बता रहा है, कि कौन सी चीज़, वो जो साइलेंस है उनके पीछे रीज़न क्या है, उस चीज़ को हमें ध्यान से समझना चाहिए और उस चीज़ को, उस एक्ट को, उस फैक्ट को हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, हालांकि ऑटोबायोग्राफी से हमें बहुत कुछ पता चलता है लेकिन बहुत कुछ पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जो चीज़ें राइटर हमें बताना चाह रहा है हमें सिर्फ वही पता चलता है, जो नहीं बताना चाह रहा है वो हमें नहीं पता चलता है, यानी कि उसके लाइफ का कुछ ना कुछ पार्ट तो वहाँ पर मिसिंग होता है। और कई बार ये भी होता है कि भाई हाँ, राइटर लिखते टाइम उन चीज़ों को भूल जाता है, तो भूली हुई चीज़ें भी यहाँ पर नहीं मिलती हैं हमें। ओके, सो ये भी पूरी तरह से हमें किसी पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में नहीं बताता है। नेक्स्ट है थ्रू पुलिस आइज।
आइज, पुलिस की आइज के थ्रू हमें गांधी जी के बारे में कैसे पता चलता है, ये भी हमारे लिए एक वाइटल सोर्स है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी हमारे लिए एक वाइटल सोर्स है गांधी जी के बारे में पता लगाने के लिए, क्योंकि उस टाइम जो कॉलोनियल रूलर्स थे वो उन लोगों पर बहुत ध्यान रखते थे, अपनी कड़ी नजरें रखते थे जो गवर्नमेंट के खिलाफ काम करते थे, जो क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट होते थे। ओके, जैसे कि ये जो लेटर्स और रिपोर्ट्स थे वो किसके द्वारा लिखे जाते थे, पुलिस मैंस के द्वारा लिखे जाते थे। उस टाइम पर इनको सीक्रेट रखा जाता था, लेकिन आज हम इनको आर्चिव्स में अच्छी तरह से देख सकते हैं, मीन्स कोई भी इनको आज पढ़ सकता है। यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखी हुई है होम डिपार्टमेंट की, जो कि फोर्थ नाइटली एक रिपोर्ट लिखी जाती थी। फोर्थ नाइटली मीन्स 15 डेज, द टाइम पीरियड ऑफ 15 डेज। ठीक है, फोर्थ नाइटली ये रिपोर्ट लिखी जाती थी। 20th सेंचुरी का टाइम था। ये रिपोर्ट्स जो है पुलिस मैंस के द्वारा, जो लोकेलिटीज़ में जो भी पुलिस मैंस होते थे उनके द्वारा अपने बड़े ऑफिसर्स को दी जाती थी। अब बड़े ऑफिसर्स इन इन्फॉर्मेशंस को ध्यान से पढ़ते थे, और ध्यान से पढ़ने के बाद वो उन्हें ऑब्जर्व करते थे और ये देखते थे कि कौन सी रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए और कौन सी नहीं लिखी जानी चाहिए। सो जो रिपोर्ट्स उन्हें लगता था कि भाई हाँ रिपोर्ट्स में लिख दी जानी चाहिए, वो जो इवेंट्स जो भी कुछ घटनाएं होती थी भाई हाँ वो रिपोर्ट्स में लिख दी जानी चाहिए, तो वो ऐसा लिखते थे, अदरवाइज वो नहीं लिखते थे। ठीक है, अगर हम सेडिक्शन और रेबेलियन की बात करें, सेडिक्शन मीन्स राज विद्रोह और विद्रोह की अगर हम बात करें, तो इस टाइम पीरियड पर भी ये जो ऑफिशियल थे ये इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि ये सारी रिपोर्ट्स लिखने के बाद हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है या जनता के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसे कि अगर हम होम डिपार्टमेंट की सोल्ट सत्याग्रह की फोर्थ नाइटली रिपोर्ट को देखें तो उसके बारे में क्या लिखा हुआ। हालांकि एक ऐसा मूवमेंट जो बहुत बड़े स्केल पर चला, जैसा कि हमने पढ़ा भी था, लाखों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नियर अबाउट 60,000 लोगों को जो है जेल में डाल दिया गया था। अब इतने लोगों को जब जेल में डाला था तो इट मीन्स ये बहुत बड़े स्केल पर चला था, लेकिन होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ऐसा कोई मोमेंट नहीं था। मतलब ये कोई मोमेंट नहीं था, ये सिर्फ एक टाइप का षड्यंत्र था। गांधी जी कोई सॉल्ट लॉ नहीं तोड़ना चाहते थे, सिर्फ एक टाइप का षड्यंत्र कर रहे थे जिसमें वो लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे, उन्हें इकट्ठा कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे। सो पुलिस की जो रिपोर्ट है उनसे भी हम जो है क्लियरली ये सारी चीज़ें पता नहीं लगा सकते हैं कि भाई हाँ गांधी जी के जो मोमेंट्स थे वो किस स्केल पर चले और किस स्केल पर नहीं चले। क्योंकि सॉल्ट मोमेंट के बारे में अगर हम एग्जांपल लें तो गांधी जी ने इरविन को बता दिया था कि वो एक ऐसा मोमेंट चालू करने वाले हैं, ठीक है, सॉल्ट लॉ को चालू करने वाले हैं, लेकिन इरविन ने उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया था, ना ही उसके खिलाफ कोई एक्शन किया था। लेकिन जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ी तो उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लेना भी शुरू किया था। मीन्स ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स लिखी गई हैं पुलिस के द्वारा जिसमें ये लगता है कि भाई हाँ ऐसा कोई मोमेंट्स नहीं था, या फिर मीन्स उनको जो ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं लिया गया है। ओके, सो गांधी जी के बारे में हम ये कहें कि भाई हमें पूरा सब कुछ जो है इन रिपोर्ट से पता चल रहा है, तो वो भी बिल्कुल सही नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट ये कुछ फोर्थ नाइटली रिपोर्ट्स दी हुई हैं होम डिपार्टमेंट्स की कि कौन कौन से एरिया पर क्या क्या चल रहा था, मद्रास में क्या चल रहा था, बिरार में, बंगाल में, बॉम्बे में। इन रिपोर्ट्स को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। इन सब में बस यही लिखा हुआ है कि इस प्लेस पर इतने सारे लोग आकर मिल गए हैं, यहाँ पर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, गांधी जी के अरेस्ट से इन लोगों को फर्क पड़ा, यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, कौन सी डेट में था, ये सारा सब कुछ लिखा हुआ है। इन्हें आप एक बार रीड आउट कर लेना। ओके, दैट आर नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट कि उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करें। फ्रॉम न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से हमें कैसे पता चलता है। अब न्यूज़पेपर भी उस टाइम पीरियड का हमारे लिए, उस टाइम पीरियड के बारे में जानने के लिए हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेजेस दोनों में ही पब्लिश किए जाते थे और दोनों ही जगह गांधी जी को ट्रैक किया जाता था, उनके मूवमेंट्स के बारे में, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में रिपोर्ट लिखी जाती थी। ओके, अब जब हम न्यूज़पेपर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पर भी हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि ये न्यूज़पेपर्स उन लोगों के द्वारा भी लिखवाए गए थे जिनके खुद के जो है पॉलिटिकल व्यू थे और जो वर्ल्ड को एक अलग व्यू से देख रहे थे। सपोज मैंने अभी आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि आज की टुडे सिनेरियो अगर हम देखें, टू मेन पार्टीज हमारी कंट्री की देखें, तो क्या कांग्रेस जो है बीजेपी के फेवर में कोई रिपोर्ट लिखवाएगी या फिर बीजेपी कांग्रेस के फेवर में कोई रिपोर्ट लिखवाएगी? नहीं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट तरीके से ही रिपोर्ट लिखवाएंगे। सो इन रिपोर्ट से जो ये न्यूज़पेपर्स में प्रिंट हो रही हैं, इनसे भी हम एग्जैक्टली हम पता नहीं लगा सकते कि भाई हाँ एक पार्टी किस तरह से काम कर रही है, वो सही है, गलत है, कैसी है, वो सब हम नहीं पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट्स किनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा भी लिखवाई गई हैं जो उसके खुद के पॉलिटिकल ओपिनियंस नहीं थे।
ओके। और ऐसे ही अगर हम इंग्लिश पर्सन्स के बारे में बात करें तो इंग्लिश पर्सन्स भी जब भी इन रिपोर्ट्स को लिखवाते थे तो ये ध्यान में रखते थे कि लोगों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसे हमने 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़ा था। 1857 के रिवोल्ट में लंदन में अलग न्यूज़ प्रिंट हो रही थी, इंडिया में अलग न्यूज़ प्रिंट हो रही थी। लंदन में इस 1857 के रिवोल्ट को किस तरह से दिखाया जा रहा था कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वो एहसानमंद हैं, देशद्रोही हैं, हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हमने इन लोगों के लिए बहुत अच्छा किया, नई नई कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बनाई, इनको एजुकेट किया, लेकिन ये एहसानमंद है, हमारे एहसान को नहीं मान रहे हैं, किसी चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। ये मतलब लेडीज़ के और बच्चों के बारे में बताया कि किस तरह से लेडीज़ और बच्चों को मार रहे हैं, हमें इस चीज़ का बदला लेना चाहिए। मीन्स वहाँ पर ये सब कुछ दिखाया जा रहा था, ये व्यू बनाया जा रहा था। लेकिन उसके कंपैरेटिवली अगर इंडिया में देखें तो क्या व्यू बनाया जा रहा था? इंडिया में जो भी लीडर्स थे उनको ऐसा हीरोइक पर्सनैलिटी दिखाया जा रहा था कि भाई हाँ वो एक हीरो की तरह काम कर रहे हैं, अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। सो दोनों जगह की न्यूज़ में बहुत सारे डिफरेंसेस थे। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी था। लंदन में जो न्यूज़ गांधी जी के बारे में प्रिंट होती थी या फिर इंडिया में जो न्यूज़ गांधी जी के बारे में प्रिंट होती थी, उन दोनों ही रिपोर्ट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस होते थे। ओके। हालांकि इन रिपोर्ट्स को हमें बहुत केयरफुली ध्यान से पढ़ना चाहिए, लेकिन जब भी हम इनको पढ़ते हैं तो हमें इसके ग्राउंड पर जाना चाहिए। मीन्स अच्छी तरह से इन रिपोर्ट्स को समझना चाहिए, तभी जो है हमें हर एक चीज़ के बारे में अपने थॉट्स बनाने चाहिए। ओके। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो थे उस टाइम पर, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे, वो जब भी इन न्यूज़ को प्रिंट करते थे तो ये ध्यान में रखते थे कि भाई हाँ इनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सपोज अगर वो गांधी जी को अरेस्ट करेंगे तो लोग उसके बारे में कैसा रिएक्ट करेंगे, लोगों का क्या रिएक्शन होगा, उनका राज, उनके रूल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सोच समझ कर ये सारी रिपोर्ट्स ली जाती थी या फिर कोई भी एक्शन किया जाता था। इन रिपोर्ट्स में कई बार इंग्लिश ऑफिसर्स के एंग्जाइटी और फियर हमें साफ साफ देखने को मिलता था। ओके। सो ये था गांधी जी के बारे में। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स। सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी गांधी जी के बारे में। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे नहीं बताते हैं हैव यू क्लियर्ड और नॉट। ओके, प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। आपको एक कमेंट लिखने में आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है और पैसे भी नहीं खर्च होने वाले हैं, द मेन थिंग। ओके। सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की नई नई अपडेट्स के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए।